जय हिंद साथियों। आज आप अपने आसपास रखी हुई किसी भी चीज को उठाकर देखिए, पूरी संभावना है कि उसका निर्माण मशीन से हुआ होगा। चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, चाहे आपकी कॉपी किताब हो, चाहे आपके वस्त्र हो या फिर आपके यहाँ का फर्नीचर, उसका निर्माण किसी न किसी मशीन के द्वारा हुआ होगा। जिस समय तक मशीन का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय तक यह सारे काम हाथ से किए जाते थे और इन सभी कामों के लिए बेहद कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती थी। फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिस घटना ने पूरी दुनिया के सोचने और काम करने का नजरिया ही बदल दिया और इंसानों का स्थान तकनीक ने ले लिया। इस पूरे कालखंड को हम लोग जानते हैं औद्योगिक क्रांति के नाम से। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में औद्योगिक क्रांति को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर औद्योगिक क्रांति है क्या, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और औद्योगिक क्रांति से हमारे समाज में और हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आए और ये औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई कहां पर और औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या आज के दौर में औद्योगिक क्रांति समाप्त हो चुकी है। तो चलिए इन सभी चीजों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं अपने आज के इस वीडियो में। The Industrial Revolution involved technological changes, including the novel use of materials like iron and steel. The Industrial Revolution. Industrial Revolution. Businessmen and inventors. The story begins in Britain. Developed new methods of manufacturing. Known as the Industrial Revolution. कुछ लोगों के द्वारा वस्तुओं को बनाया जाता था जबकि कुछ लोगों के द्वारा वस्तुओं को खरीदा जाता था। सामान्य रूप में यही प्रक्रिया आरंभ से आज तक चली आ रही है, लेकिन सर्वप्रथम जब इन चीजों को बनाया जाता था और बेचा जाता था, ये पूरी पद्धति थी श्रेणी पद्धति। इस श्रेणी पद्धति के अंतर्गत प्रक्रिया यह थी कि एक व्यक्ति जिसकी जिस काम में रुचि है वह अपनी ही रुचि के अनुसार चीजों को बनाता था और वह उस बनी हुई वस्तु का स्वयं मालिक होता था। जैसे मानकर चलिए आपकी रुचि मूर्ति बनाने में है तो आप मूर्ति बना रहे हैं, यानी इस समय आप मूर्ति के कारीगर भी हैं और साथ ही साथ आप उस मूर्ति के मालिक भी हैं। क्यों? क्योंकि रेट क्या होगा मूर्ति का, किस कीमत पर आप बेचेंगे, ये भी हक आपके पास है। और ये पद्धति कहलाती थी श्रेणी पद्धति, जिसमें एक व्यक्ति जो स्वयं ही कारीगर होता था और स्वयं ही मालिक होता था, अपने बने हुए उत्पाद को अपनी मन मर्जी की कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता उसके पास थी। लेकिन धीरे धीरे इस पद्धति का स्थान एक नई पद्धति ने ले लिया और इस नई पद्धति को हम लोग जानते हैं घरेलू पद्धति के नाम से। और इस घरेलू पद्धति को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन इसको समझने से पहले एक बार फिर से श्रेणी पद्धति की ओर चलते हैं। श्रेणी पद्धति में जहां आप मूर्ति बनाने के लिए स्वयं कारीगर भी थे और साथ ही साथ आप उस मूर्ति के मालिक भी थे, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। हो सकता है आपकी मूर्ति एक महीने में एक भी न बिके या हो सकता है सिर्फ एक ही पीस बिके। यानी कि इस पूरी पद्धति में सबसे बड़ी समस्या है रुपयों की, कि आपको मंथली एक निश्चित इनकम निर्धारित नहीं है और साथ ही साथ खरीदार आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। इन सभी समस्याओं के कारण घरेलू पद्धति का जन्म हुआ और इस घरेलू पद्धति में जो लोग पैसों से संपन्न थे, यानी जो व्यापारी थे, उन लोगों ने इस प्रकार के कारीगरों को कहा कि आप मूर्ति बनाइए, आप कारीगर के तौर पर रहिए, लेकिन आप मूर्ति हमको एक निश्चित कीमत पर दे दीजिएगा और एक निश्चित ऑर्डर तय हो जाता था। इससे फायदा क्या हुआ? जो व्यक्ति जिसको आमदनी का एक निश्चित जरिए नहीं था, यानी जो कारीगर था, अब उसको एक निश्चित आमदनी मिलने लगी, लेकिन वो अब सिर्फ क्या रह गया, मालिक की जगह सिर्फ और सिर्फ एक निर्माता बनकर रह गया। लेकिन जो व्यापारी थे अब ये क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी चीजों को ऊंची कीमतों पर बेचने लगते थे। तो ये पद्धति एक लंबे समय तक चलती रही। लेकिन इन दोनों पद्धतियों की एक खास बात है कि इन दोनों ही पद्धतियों में जो सृजन करता था, ये निर्माता था, ये एक इंसान ही था। और इसके बाद हुआ एक क्रांतिकारी परिवर्तन और इन इंसानों के हाथों का स्थान ले लिया मशीन ने, यानी कि कारखाना पद्धति। और जो भी धनवान लोग थे उन लोगों ने बड़े बड़े कारखाने लगाए और इस तरह के हजारों की तादाद में जो लेबर थे या जो श्रमिक थे उनको अपने यहाँ पर काम दिया और कम कीमत पर उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता था। और उनकी सृजनात्मक क्षमता भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि जहां एक व्यक्ति स्वयं पूरी मूर्ति का निर्माण करता था, अब वहीं उसको सिर्फ और सिर्फ मूर्ति के पार्ट्स बनाने होते थे। यानी कि कोई व्यक्ति गर्दन बना रहा है, कोई हाथ बना रहा है, कोई पैर बना रहा है। धीरे धीरे करके उनका स्किल कम होता गया और इसका फायदा उठाया सभी उद्योगपतियों ने। ये पूरा घटनाक्रम कहलाता है औद्योगिक क्रांति के नाम से। औद्योगिक क्रांति को समझने का प्रयास कीजिए। क्रांति का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा परिवर्तन जिसका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में न होकर पूरे विश्व पर दिखाई दे, और ये वही घटनाक्रम है जिसका प्रभाव
आज तक पूरी दुनिया में दिखाई देता है। यानी पूरे विश्व के इतिहास में अगर एक घटनाक्रम हमको कहना है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, वह घटनाक्रम ये औद्योगिक क्रांति होगी, क्योंकि इसने लोगों की सोच का, लोगों के कार्य करने के तरीके को बदल दिया और लोग अब सभी काम के लिए मशीन पर निर्भर हो गए। मशीनीकरण का दौर है ये। वर्ष 1837 में फ्रांस के एक समाजवादी नेता विलेंकी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द बेसिकली यूरोप में जो परिवर्तन आ रहे थे और वस्तुओं का उत्पादन जो मशीनों से होने लगा था, इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने औद्योगिक क्रांति कहकर संबोधित किया। ये औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यूरोप में हुई और यूरोपीय देशों के अंतर्गत भी सर्वप्रथम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। अब ब्रिटेन में क्यों हुई, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन इसके पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यूरोपीय समाज में ऐसा क्या था जिस कारण से वहां औद्योगिक क्रांति संपन्न हो सकी। सर्वप्रथम तो वहां प्रबोधन का काल या पुनर्जागरण का जो काल हुआ, उसके बाद इंसान की सोचने समझने की क्षमता ही बदल गई और लोग अब तार्किक हो गए, हर बात को तार्किक रूप से सोचने लगे। इसका इस क्रांति में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और इस औद्योगिक क्रांति से पहले वहां व्यवसायिक क्रांति हुई थी और व्यवसाय के माध्यम से एक अपार संपदा या बहुत सारा धन यूरोप में जमा हो चुका था, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों को लगाने के लिए पूंजी चाहिए होती है और ये पूंजी यूरोपीय देशों में पहले से जमा हो चुकी थी। हालांकि ये पूंजी जमा होने में एक बड़ा कारण उपनिवेशों का भी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत से एक बहुत बड़ी मात्रा में धन ब्रिटेन ले जाया गया और यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन के काल के बाद जनसंख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई और बढ़ी हुई जनसंख्या ने जहां मांग को बढ़ा दिया, यानी डिमांड को, और जैसे ही डिमांड बढ़ी तब ये मजबूरी थी कि डिमांड की आपूर्ति अब इंसान नहीं कर सकता है, तो मशीनों को लगाया जाना आवश्यक हो गया, क्योंकि मशीनों के माध्यम से जहां कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट और अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट तैयार हो सकते थे, वहीं इंसानों के द्वारा ये काम शायद करने में बहुत लंबा समय और बहुत अधिक पूंजी खर्च होती और इस कारण से शायद उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाती। और इस समय राष्ट्रवाद का भी दौर वहां चरम पर था। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि आप अपने से पहले अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए और इस सभी पद्धतियों को या इस उत्पादन की पद्धति को राष्ट्र के विकास के साथ जोड़ दिया गया। तो यूरोपीय समाज में एक कॉमन अवधारणा होगी कि हम सभी को इस पद्धति को अपनाना है और इस पद्धति का प्रसार इतनी तेजी से करना है ताकि हम अपने यहाँ बनी हुई चीजों को पूरी दुनिया को दे सके। चलिए अब संक्षिप्त में उन कारणों को जानते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति होने के लिए तो यूरोप के किसी भी देश में हो सकती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या कारण था कि ये सिर्फ ब्रिटेन में हुई। इसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति। अगर आप मानचित्र पर ब्रिटेन को देख पा रहे हैं तो ये ब्रिटेन आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रिटेन शायद अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षित स्थान बन गया और साथ ही साथ यहाँ पर कोयले जैसे संसाधन की उपलब्धता थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक था वो था कोयला, और यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार थे। इसीलिए ये कारण भी बना ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के संपन्न होने का। और ब्रिटेन में अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की अपेक्षा पूंजी कहीं अधिक जमा थी, क्योंकि ब्रिटेन का एशिया के बड़े बड़े राष्ट्रों पर, भारत जैसे राष्ट्रों पर, भारत, बर्मा, साथ ही साथ चाइना, हांगकांग जैसे देशों पर अधिकार था और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में धन लेकर इस धन को ब्रिटेन में संचित किया गया या ब्रिटेन में जमा किया गया, जिसने यहाँ की औद्योगिक क्रांति को बहुत अधिक बल दिया। और इस औद्योगिक क्रांति से पहले यहाँ पर एक कृषि क्रांति भी हो चुकी थी। इस कृषि क्रांति के कारण कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया और बहुत सारे उद्योग जो कृषि पर आधारित थे उनको अपने लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल गया। तो ये सभी कारण बने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझ में आया होगा।